नमस्कार। आज है 18 अप्रैल शनिवार। आज शाम की सभी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस द्वारा शिकंजा कस लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अंतिम निर्णय ले लिया है, तो वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता देने से इनकार करने पर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल छा गए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के काले धन पर बड़ा शिकंजा कस लिया गया है। जी हां दोस्तों, तबलीगी जमात के मुखिया की प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा बड़ा एक्शन ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर ईडी, सीबीआई, देश की सभी एजेंसियां अब मौलाना साद के पीछे पड़ चुकी है और मौलाना साद के द्वारा कमाए गए इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए काले धन पर शिकंजा कसने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए मौलाना साद ने अब तक 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। जी हां दोस्तों, देश विदेश से कई तरह के लोग इसको फंडिंग करते थे और पिछले दिनों जब 28 मार्च को यह फरार हुआ था, उससे कुछ टाइम पहले ही इसके बैंक अकाउंट में विदेशों से एक बहुत बड़ी रकम आई थी, जिसके बाद बैंक ने मौलाना साद से पूछताछ भी की थी। लेकिन अब उसके काले धन को लेकर के बड़े बड़े खुलासे होने शुरू हो चुके हैं। जो इस मौलाना साद के इंटरनेशनल नेटवर्क की चाबी उसके 3 बेटों के पास है। कई देशों से तबलीगी जमात को कैश और बैंक खाते में फंडिंग है वो होती रही है। कुल मिलाकर के अब दिल्ली पुलिस इस मौलाना साद के पीछे पड़ी हुई है और अब इसको जल्दी गिरफ्तार करने की चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मौलाना साद के काले धन सहित तबलीगी जमात की इमारत पर शिकंजा कस लिया गया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से अवैध रूप से तबलीगी जमात निर्माण किया हुआ है, 2 मंजिला इमारत की वहां पर परमिशन है और 7 मंजिला इमारत बनाई गई है। ऐसे में बुलडोजर चलाने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है तबलीगी जमात के ऊपर। इसके साथ साथ उसकी गिरफ्तारी को लेकर के भी दिल्ली पुलिस की तलाश जारी है। जी हां दोस्तों, कल एक खबर आई थी सूत्रों के हवाले से कि दिल्ली के जाकिर नगर इलाके के अंदर अपने साडू के यहाँ ये छिपा हुआ है। लेकिन आज बड़ी खबर दिल्ली पुलिस की तरफ से निकल कर आ रही है कि साडू के घर है या और कहीं, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जाकिर नगर इलाके में ये छिपा हुआ है। जिस तरह से अपने बिल में घुसा हुआ है जो मौलाना साद, जिस तरह से तबलीगी जमात के जो लोग थे उनको हिंदुस्तान के कोने कोने में भेजकर खुद फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस को इसकी तलाश है। आज मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने पूछा है कि जो कौन कौन सी धाराएं उसको ऊपर लगाई गई है। पहले 5 धाराओं में केस दर्ज था मौलाना साद पर, अब बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पुलिस की, उसके आधार पर 8 धाराओं के अंतर्गत इस पर मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर के अब मौलाना साद और मौलाना साद के काले धन पर शिकंजा कसना पुलिस ने शुरू कर दिया है। बड़ा खुलासा अब मौलाना साद को लेकर के हो चुका है कि विदेशों से फंडिंग के जरिए इसने ऐशो आराम की जिंदगी है वो जी है। कुल मिलाकर के अब दिल्ली पुलिस को इसकी तो तलाश है वो जारी है। दिल्ली पुलिस जल्द ही मौलाना साद को गिरफ्तार है वो कर सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक ही परिवार के 26 लोगों को कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। जी हां दोस्तों, 26 लोग एक ही परिवार के, दिल्ली का एक इलाका है जहांगीरपुरी, उस इलाके से 26 लोग एक ही परिवार के इस कोरोना वायरस महामारी से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप तो मचना ही था। और इसके साथ साथ जो जिस तरह से इस परिवार ने लापरवाही बरती है उसकी वजह से एक ही परिवार में 26 लोग हैं वो इस कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित हैं वो पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो बिग बॉस जाने वाले एक्टर इजाज खान को विवादित टिप्पणी करने और भड़काऊ बयान और टिप्पणी देने के एवज में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से भड़काऊ और नफरत भरी जो नफरत फैलाने का काम इस इजाज खान नाम के जो एक्टर ने किया है, जिस तरह से फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि कई जगह पर वीडियोस बना करके ट्विटर हैंडल पर जो स्टेट्स लिख करे इसने भड़काऊ बयान दिए हैं। एक समुदाय विशेष के लिए जो उल्टे पुल्टे शब्द बोले हैं, उसको लेकर के जो मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उद्धव सरकार की
पुलिस ने एक तरह से इजाज खान को गिरफ्तार अब कर लिया है। कई धाराओं के अंतर्गत इस पर भी मुकदमा है वो दर्ज होना निश्चित है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो सोपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हो चुके हैं, गंभीर है उनकी हालत भी। उनमें से एक ड्राइवर भी शामिल है। सोपोर के अंदर सीआरपीएफ के जो बंकर के ऊपर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, उसमें ये 2 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और 2 गंभीर घायल चल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दिल्ली में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। जी हां दोस्तों, और आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल पर उकसाने का आरोप लगाया गया है। इस तरह से इस मामले का खुलासा है, उसके आधार पर पता चला है कि प्रकाश जरवाल जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली जल बोर्ड में गाड़ियां चलती थी इस महिला डॉक्टर की जिन्होंने खुदकुशी की है और उनका कॉन्ट्रैक्ट अचानक ही खत्म कर दिया, जिसकी वजह से सभी का सभी जल बोर्ड के अंदर चलने वाली गाड़ियां हैं वो रोक दी गई। इस तरह से डॉक्टर को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का आरोप है वो इस आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं प्रकाश जरवाल इनके ऊपर लगाया और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो 23 मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बिना मंत्रिमंडल के ही सरकार चल रही थी, अब तक चल रही थी, लेकिन अब सूत्रों से खबर मिल चुकी है और सब कुछ ठीक रहा तो कल 19 मार्च रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंतर्गत सिंधिया के 6 पूर्व विधायक जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके अलावा 4 अन्य के साथ 10 सिंधिया समर्थकों को मंत्रिमंडल में मंत्री पद है वो दिया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और एक छोटे मंत्रिमंडल का यहाँ पर जो गठन है वो किया जाएगा। हालांकि अभी तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चा जारी है। बीजेपी इस तरह का एक प्लान तैयार कर रही है जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान खेमे के विधायक भी खुश हों, बीजेपी के विधायक भी खुश हों और सिंधिया विधायक भी खुश हों, यानी कि सभी के सभी खेमे हैं वो खुश रहे, इसके लिए एक प्लान तैयार कर रही है और अभी तक इस पर सहमति नहीं हुई है। लेकिन इस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10 सिंधिया समर्थकों को एक तरह से मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो कल शाम तक निश्चित है 19 मार्च रविवार शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कर लिया जाएगा। अब तक शिवराज सरकार है वो मंत्रिमंडल के बगैर ही चल रही थी। नरोत्तम मिश्रा के नाम पर एक तरह से डिप्टी सीएम पद देने की बात चल रही है। इसके अलावा कई जो सिंधिया समर्थक विधायक 10 विधायकों को कई मंत्री पद है वो सौंपे जाएंगे, जिससे कि शिवराज सिंह चौहान को इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान चल रहे लॉकडाउन में किसी तरह के फैसले लेने में आसानी हो। बीजेपी छोटा मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ सिंधिया आज दिल्ली में मुलाकात भी कर चुके हैं और जिस तरह से सिंधिया के बारे में अब हम और आप जानते हैं कि सिंधिया जो बात कहते हैं उस पर अड़े रहते हैं और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मेंबर्स को 10 उम्मीदवारों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही है। ऐसे में किस बात पर इनकी सहमति होती है बीजेपी और सिंधिया समर्थकों की, ये जिस तरह से कल 23 मार्च को मंत्रिमंडल के विस्तार की घोषणा होगी तभी कंफर्म हो पाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल रविवार 19 अप्रैल को निश्चित है कि मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बड़े एक्शन लिए हैं, बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को घर वापसी के लिए 300 बसें भेजी, तो बीएसपी जो सुप्रीमो मायावती है वो सीएम योगी के इस अंदाज पर फिदा हो चुकी है। उन्होंने इस पर जो एक तरह से सहमति भी जताई है, खुशी भी जताई है, शाबाशी भी दी है कि जिस तरह से राजस्थान से जो कोटा के अंदर जो छात्र फंसे हुए थे उत्तर प्रदेश के, उनको घर वापसी के लिए 300 बसों का इंतजाम किया गया, उसी तरह से अलग अलग राज्यों के अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको भी योगी सरकार है वो वापिस लेकर के आई। इस तरह की बात भी, इस तरह की मांग भी मायावती ने कर दी है। लेकिन जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन के आगे जो मायावती हैं वो खुश हैं उससे, और जो फिदा हो चुकी है योगी सीएम की इस अदा पर, ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं मुरादाबाद घटना पर बड़ा एक्शन योगी सरकार ने ले लिया है। जिस तरह से इन जमातियों को जेल में डाला जा रहा है, इन पत्थरबाजों को जेल में डाल दिया गया। रात को 2:30 बजे के लगभग जो कोर्ट ओपन की गई उन पर जो एक्शन लिया गया और उनको डायरेक्ट है वो
जेल में डाल दिया गया, यानी कि बड़ा एक्शन योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, जिसमें कोर्ट भी आधी रात को खुल रही है। यानी कि अब पत्थरबाजों की खैर नहीं है। पत्थरबाजों से जो खर्चा हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, उसकी भरपाई करवाई जाएगी। इन पर रासुका लगाया जाएगा, अनेक तरह की धाराएं इसमें लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के कन्फर्म है कि पत्थरबाजों की अब खैर नहीं है। जिस तरह से तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस महामारी को फैलाने का काम किया, अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन पर बड़ा एक्शन ले लिया है। जिस तरह से प्रशासन के साथ लुका छिपी खेल रहे थे, इसके साथ साथ वो घर पर जाने पर, मोहल्ले में जाने पर इन पर पत्थरबाजी कर रहे थे। लेकिन अब इनको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला इन जमातियों पर ले लिया है और साथ ही इन पत्थरबाजों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर कानूनी पेच अभी भी फंसे हुए हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता बनाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया और उसके बाद राज्यपाल से मांग की, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से, कि राज्यपाल कोटे से उनको एमएलसी की सदस्यता दे दी जाए, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान चुनाव संभव नहीं है, ऐसे में उनकी सीएम गद्दी है वो बची रहे। लेकिन इस प्रस्ताव को भेजे हुए 10 दिन हो गए हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इस प्रस्ताव को लेकर के अभी भी चुप्पी छाए हुए हैं। इस चुप्पी के राज को जिस तरह से समझा जाए तो निश्चित है कि भगत सिंह कोश्यारी इस प्रस्ताव को पारित नहीं करेंगे, ये मांग है वो पास नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है, बीजेपी भी यही चाहती है कि उद्धव ठाकरे को एमएलसी की सदस्यता ना दी जाए, क्योंकि जिस तरह से कानूनी पेच भी फंसे हुए हैं, राजनीतिक संगठन से उद्धव ठाकरे संपर्क रखते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे में एमएलसी की सदस्यता उनको नहीं दी जा सकती। कला संस्कृति के अंदर निपुण लोगों को ही राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी की सदस्यता है वो दी जा सकती है। 2 सीटों पर राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं 2 सदस्यों को। अब इस एमएलसी की सदस्यता को लेकर के बीजेपी भी राज्यपाल के संपर्क में है। ऐसे में निश्चित है कि राज्यपाल यदि इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करते हैं तो उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देते ही महाराष्ट्र कैबिनेट पूरी की पूरी बर्खास्त समझी जाएगी, पूरी कैबिनेट को उसके बाद शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बीजेपी को एक बड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा इस प्रस्ताव को पारित नहीं करने या फिर ठुकरा देने के बाद निश्चित है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के बाद उद्धव ठाकरे को कब दोबारा शपथ ग्रहण दिलवाई जाए, ये भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं वही निर्णय करेंगे। और ऐसे में यदि लॉकडाउन रहता है और इस कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण जारी रहता है 28 मई तक, तो निश्चित है कि राज्यपाल अभी उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की कैबिनेट को दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करवाएंगे। कुछ टाइम बीजेपी को मिलेगा और इस टाइम के बीच में बीजेपी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगा सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बड़ी उल्टफेर है वो महाराष्ट्र में बीजेपी कर सकती है। यही राह है, यही तरकीब है वो बीजेपी के पास फिलहाल मौजूद है। इसीलिए किसी तरह के कमिटमेंट जो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के विधायकों के लिए बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहे हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे पर जरूर आ रहे हैं, लेकिन इनके विधायकों पर किसी तरह का कोई उल्टफेर जवाब है वो नहीं आ रहा है बीजेपी की तरफ से। और ऐसे में इस्तीफे के बाद शपथ ग्रहण के बीच में जो समय मिलेगा, इसमें बीजेपी कोई बड़ा गेम भी खेल सकती है, यानी कि गेम चेंजर के रूप में बीजेपी कोई बड़ा कदम भी उठा सकती है। इसलिए उद्धव ठाकरे जो सरकार है, महाविकास अघाड़ी सत्ता है, वो भी यही चाहती है कि राज्यपाल एमएलसी की सदस्यता उद्धव ठाकरे को दे दे। लेकिन जिस तरह से 10 दिन से ज्यादा लगभग समय हो चुका है, अभी तक एमएलसी की सदस्यता नहीं दी गई है। ऐसे में कन्फर्म है कि राज्यपाल हैं वो इस प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे और उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल हैं वो छाए रहेंगे। चुनाव आयोग द्वारा कोई नई तारीख घोषित नहीं करने की वजह से भविष्य में यानी कि मई के अंदर किसी तरह के चुनाव होने की आशंका है वो बहुत ही
कम है और लॉकडाउन जारी रहता है तो राज्यपाल को मजबूरन शपथ ग्रहण के लिए समय है वो लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के इसी समय अवधि के बीच में बीजेपी बड़ा गेम खेल सकती है। किस तरह का गेम खेल सकती है, कौन से विधायक एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के बागी चल रहे हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी खबरों पर आपके विचार भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।